नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 सिविक्स के 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये नई एनसीईआरटी के हैं, बात याद रखिएगा। और चैप्टर है इलेक्शन चैप्टर नंबर 7 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनडायरेक्ट इलेक्शंस आर दोज इन विच। अब देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। इसमें मेनली क्या होता है, देखिए दो तरीके के इलेक्शन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो पर्सन है वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट करता है या वोट करता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा और रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, फिर दूसरे किसी पर्सन को इलेक्ट करता है या उसमें वोटिंग करता है, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम लोग ने मेंबर ऑफ लोकसभा को चुना, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रेसिडेंट वोट में वोट देने जा रहा है, तो वो जो होगा केस इनडायरेक्ट इलेक्शन का हो जाएगा। सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट बिल्कुल गलत है। सिटीजन वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव हु इलेक्ट द लीडर्स, ये बिल्कुल सही है। और ये लीडर किसकी बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो इनमें इलेक्शन जो है वो कैसा होता है, इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कौन इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स भी नहीं, लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंबर ऑफ विधानसभा इलेक्टेड एवरी, तो विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। ये हर 5 साल में इसका चुनाव होता है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, तो पीपल डायरेक्टली किसको इलेक्ट करते हैं, तो मेंबर ऑफ लोकसभा को डायरेक्टली पीपल क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं करते, प्रेसिडेंट भी नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं करते हैं। द प्रिंसिपल मीन्स थ्रू विच सिटीजन होल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल इज, देखिए कौन सा ऐसा मीन्स है हमारे पास में जिससे जो सिटीजन है वो रिप्रेजेंटेटिव जो अपॉइंट किया, जिसको इलेक्ट, जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया उसको अकाउंटेबल कैसे शो कर सकता है, कैसे वो अकाउंटेबल होगा, तो वो वोटिंग के थ्रू अकाउंटेबल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया था, एक्स मान लीजिए उसका नाम है, ये अगर 5 साल काम नहीं कर रहा है, तो जो लोग हैं, जो सिटीजन है, उनके पास पावर है कि इस पर्सन को अगले साल वोट, मतलब अगले 5 साल बाद इसको वोट नहीं देंगे और हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। सीफोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ, सीफोलॉजी जो है किसकी साइंटिफिक स्टडी होती है, इलेक्शंस की साइंटिफिक स्टडी को सीफोलॉजी कहते हैं। द वर्ड सीफोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग, देखो सिफ जो है वो सीफ जो है उससे डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है पेबल्स, ठीक है। इन एंशियंट ग्रीस वोटिंग वाज डन यूजिंग, तो एंशियंट ग्रीस में जो वोटिंग होती थी इन्हीं पेबल्स के ही थ्रू हुआ करती थी। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मस्ट बी, तो कैसे होने चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, फ्री भी होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होने चाहिए, फेयर भी होने चाहिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इंडिया फॉलोज विच इलेक्टोरल सिस्टम फॉर लोकसभा इलेक्शंस, तो लोकसभा इलेक्शन में इंडिया जो है वो कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो करती है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को फॉलो करती है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कई सारे लोग किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे, 3 लोग, एक्स, वाई और जेड। एक्स को मान लीजिए मिली 50 वोट, इसको मिले 40 वोट और इसको मिले 10 वोट, तो कौन जीता, ये जीता। मान लीजिए ऐसा होता कि इसको 40 मिले थे, इसको 30 मिल जाते और इसको भी 30 मिल जाते, अब कौन जीतता, अभी भी यही जीतता, वाई जीत जाता। तो मतलब जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो क्या होता है, जीत जाता है, तो इसी को कहते हैं क्या, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अनदर नेम फॉर फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम इज, तो एक और नाम होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का, क्या कहलाता है, इसको प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से राज्यसभा का चुनाव होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लोकसभा डायरेक्ट है, पंचायत भी डायरेक्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी डायरेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेशन, तो ये 6 स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ विधान परिषद, तो विधान परिषद किसके पास नहीं है, तो कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी है, कहाँ नहीं है, गुजरात में नहीं है। मेंबर्स ऑफ विधान परिषद और नॉट इलेक्टेड बाय, अब देखिए विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं
उनको इलेक्ट टीचर्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ग्रेजुएट्स भी करते हैं, लोकल बॉडीज भी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट जज नहीं करते, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गवर्नर नॉमिनेट्स विधान परिषद मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड्स लाइक, तो गवर्नर क्या करते हैं, विधान परिषद के कुछ मेंबर्स को अपॉइंट मतलब नॉमिनेट करते हैं, तो क्या किस फील्ड से होने चाहिए, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनसे होने चाहिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच एक्ट मेनली डील्स विद इलेक्टोरल रोल एंड डिलिमिटेशन, तो इलेक्टोरल रोल और डिलिमिटेशन जो है ये इलेक्शन से पहले होता है, और जब इलेक्शन से पहले होता है तो ये जो एक्ट जो इससे डील करेगा वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ठीक है। द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज, तो मिनिमम वोटिंग एज इंडिया में क्या है, 18 ईयर्स है, पहले 21 थी, बाद में अमेंडमेंट हुआ और कौन सी क्या हो गई, 18 ईयर्स एज हो गई। विच एक्ट डील्स विद इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड नॉमिनेशन, देखिए नॉमिनेशन और डिस्प्यूट जो है इलेक्शन के बाद का प्रोसेस है या ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें जो एक्ट लगता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लगता है। डीलिमिटेशन प्राइमरली इंश्योर्स, तो डीलिमिटेशन क्या इंश्योर करता है, इक्वल कैंपेन स्पेंडिंग नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है पूछा गया है, वोट को काउंट करना नहीं, फिक्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को फिक्स करना डिलिमिटेशन कहलाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन इज प्रोवाइडेड अंडर, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिलिमिटेशन कमीशन देखने को मिलता है, तो ये पावर मिलती है आर्टिकल 82 से, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इंडिया हैज हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन, तो अभी तक कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन हो चुका है, ये 4 बार हुआ है। ठीक है। तो 52 में हुआ था 1952, 52 के बाद 1952 के बाद 63, 73 और 2002 में हुआ था। ठीक है। तो 52, 63, 1973 और 2002। ठीक है। तो ये 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक हो चुका है, तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो कब एस्टैब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी वजह से 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश बॉडी, कैसी बॉडी है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही बारे में बताया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन आर, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 324 से 329 तक आर्टिकल जो है ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन वर्क एट द स्टेट लेवल इज सुपरवाइज्ड बाय द डैश, तो कौन सुपरवाइज करता है स्टेट लेवल पे इलेक्शन के काम, गवर्नर नहीं करता, चीफ मिनिस्टर भी नहीं करता, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करता है। इलेक्टोरल रोल आर प्रिपेयर्ड बाय, तो जो वोटिंग लिस्ट होती है जिसको इलेक्टोरल रोल कहते हैं, इसको प्रिपेयर करने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। एस आई आर स्टैंड फॉर, एस आई आर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द पर्पज ऑफ एस आई आर, तो एस आई आर का पर्पज क्या है, वोट्स को काउंट करना नहीं है। रिवाइज इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल को क्या करना है, रिवाइज करना है, मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनकी डेथ हो गई होगी उनके नाम हटाने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अभी अभी 18 प्लस के हुए होंगे तो उनके नाम ऐड करने होंगे। ठीक है। तो वो सब इलेक्टोरल रोल में किया जाता है एस आई आर के थ्रू। ईटीपीबीएस इज मेनली मेंट फॉर, तो ईटीपीबीएस जो है ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये सर्विस वोटर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है। मेनली जो सर्विस वोटर्स होते हैं, जो जैसे सीआरपीएफ में मान लीजिए कोई है जो इलेक्शन ड्यूटी में है, उसको वोट देना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो इलेक्टोर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वो वोट कर सकता है, ये सुविधा होती है ईटीपीबीएस की। अब ईटीपीबीएस जो है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में पूछा गया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में कौन सी बात सही है, तो कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल कंटेस्ट कर सकते हैं। कैन कंटेस्ट ओनली विद पार्टी अप्रूवल, बिल्कुल नहीं, पार्टी कोई काम नहीं होता है। कैन कंटेस्ट विदाउट पार्टी एफिलिएशन, मतलब पार्टी से एफिलिएट होना इनको जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी में कही गई है। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो बताया तभी हमने आपको 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है ये। ठीक है। होम वोटिंग वॉज एक्सटेंडेड, अच्छा यहाँ पर एक चीज ये देख लीजिएगा, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त को आप अगर देखेंगे तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। चलिए बताइए कौन सा स्पेशल डे है जो 24 जनवरी को होता है, ये गर्ल से रिलेटेड भी हो सकता है, आप बताइएगा इसका क्या नाम है इस डे का। ठीक है। 24 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है।
होम वोटिंग वाज एक्सटेंडेड नेशन वाइड इन 2024 फॉर सिटीजन्स एज्ड। तो घर से वोट कर सकते हैं सिटीजन्स जो मेनली 85 ईयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। तो ये माना जाता है कि वो आ नहीं सकते पोलिंग बूथ तक, तो वो घर से ही वोट कर सकते हैं। तो ये सुविधा 2024 से लागू कर दी गई है। विच ऐप हेल्प्स कैंडिडेट विद नॉमिनेशन फॉर्म्स एंड इलेक्शन रिलेटेड परमिशन। तो नॉमिनेशन फॉर्म अगर फाइल करना है या इलेक्शन रिलेटेड परमिशंस लेनी है तो कौन सा ऐप हेल्प करेगा ये आपको बताना है। तो ये सुविधा ऐप हेल्प करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ईरोनेट इज यूज फॉर। तो ईरोनेट जो है ये क्यों यूज किया जाता था? व्हीकल मैनेजमेंट में नहीं, इलेक्टोरल रोल के मैनेजमेंट में ईरोनेट जो है वो यूज किया गया है। सक्षम ऐप इज स्पेशली डिजाइंड फॉर। तो सक्षम ऐप जो है ये क्यों डिजाइन किया गया था? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए भी नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए सक्षम ऐप बनाया गया था। सी विजिल ऐप अलाउज वोटर्स टू रिपोर्ट। देखिए सी विजिल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो मतलब एक पावर प्रोवाइड करता है कि वोटर्स क्या करते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर कहीं वॉयलेट हो रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं सी विजिल ऐप में। ठीक है। 41st क्वेश्चन कह रहा है सुगम एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू। सुगम एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है? तो व्हीकल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो इलेक्शन के दौरान व्हीकल मैनेजमेंट की जरूरत होती है उससे रिलेटेड होता है। आईईवीपी प्रमोट्स। अब ये जो आईईवीपी है ये क्या प्रमोट करता है? तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल इलेक्शन कोऑपरेशन को प्रमोट करता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। इंडिया फॉलोज विच पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में आपको पता होगा कई सारी पार्टीज हैं, तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज दी करेक्ट आंसर। सिंगल पार्टी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो चाइना, रशिया ये सब ऐसी कंट्रीज है जहां पर एक ही पार्टी है। ठीक है, दूसरी पार्टी का कोई मतलब ही वहां नहीं है। डिफेक्शन मीन्स, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन था, पार्टी एक्स से अपॉइंट होके आया, अब वो फांद के कहाँ चला गया, उसको पैसे मिले या जो भी फेवर मिला वो पार्टी वाई में चला गया, तो उसका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, मतलब ये जब वो फांद के या ये कह सकते हैं जब दूसरे पार्टी में शामिल हुआ जा रहा है तो इसको कहा जाएगा डिफेक्शन। तो उसका कैंडिडेचर क्या कर दिया जाता है, रूल के तहत कैंसिल कर दिया जाता है। तो कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंटली बिल्कुल गलत। लीविंग द पॉलिटिकल पार्टी ऑन विच टिकट वन वॉज इलेक्टेड। तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट हुआ था, लेकिन वो जब इलेक्ट होने के बाद क्या किया, उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसी फिनोमेना को डिफेक्शन कहा जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड थ्रू द डैश। अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको इनेक्ट करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ये बताना है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये बात याद रखिएगा। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन डैश। तो किस ईयर में पास हुआ था एंटी डिफेक्शन? 1985 में पास हुआ था। ईयर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ मेंबर में बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इफ ही शी। तो कोई भी मेंबर है उसको कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत? अगर अपना रेजिडेंस चेंज कर ले, नहीं। हाँ ये सही है, वोट्स अगेंस्ट पार्टी विप। तो पार्टी विप के अगेंस्ट अगर वोट करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Recognition as a national party can be obtained if party is recognized as state party in at least। देखिए कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो स्टेट पार्टी है। तो मिनिमम कितने स्टेट में उसको स्टेट पार्टी होना जरूरी है? तो मिनिमम 4 स्टेट में उसको स्टेट पार्टी होना जरूरी है। ठीक है। अ स्टेट पार्टी में क्वालिफाई बाय सिक्योरिंग एटलीस्ट डैश वैलिड वोट्स इन दी स्टेट। तो स्टेट पार्टी जो है, ठीक है, वो कितने वोट्स उसको चाहिए स्टेट पार्टी बने रहने के लिए? मतलब कोई भी पार्टी अगर है उसको स्टेट पार्टी बनना है तो कितने वैलिड वोट्स की जरूरत उसको पड़ती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 6% वैलिड वोट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, स्टेट पार्टी के लिए 6% वोट्स की जरूरत पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। 50th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराएगा? तो ईवीएम से होता है, बिल्कुल ठीक है। वीवीपैट से भी होगा, बिल्कुल सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इसी के लिए होता है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, बहुत कम टाइम में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन सारा आपका चैप्टर जो है वो इसमें कवर हो गया है। तो इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं हर एक चैप्टर के, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।